के बाद आ गई। अभी कुछ देर में आपका लेक्चर अपलोड होगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुत प्रॉब्लम किया है इसने। मुनीबा बाकी सबको भी कहेंगे ऑनलाइन होंगे, वो कहाँ पे है जेनिफर, सारे एकदम से ऑफलाइन हो जाते हैं। अब मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त, सिर्फ तुम हो और मुनीबा है, वेयर आर अदर्स? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने फिजिकल असेसमेंट के बारे में पढ़ना था। अदर सिम्टम्स के साथ स्कूल का हम लोगों ने कर लिया था। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री करनी थी, फैमिली हिस्ट्री करनी थी, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस हम लोगों ने करनी थी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। तो फिजिकल असेसमेंट में हम लोग कह रहे थे कि हम इंस्पेक्ट करते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट को, जैसे कि हेड शुड बी हेल्ड स्टिल अपराइट। और अगर हम इसकी बात करें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की, तो उसमें ट्रेमर्स एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ट्रेमर्स मतलब क्या है? हाथों का कांपना। ठीक है, इतनी ही बस आनी है। अब अपने अपने इंटरनेट रिफ्रेश करें, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, सॉरी टू से। हाँ जी, अब आ रही है शबाना, विनेश, नरजिस, अब आ रही है? अच्छा, लियंस और लंप ऑन द हेड में इंडिकेट रीसेंट ट्रॉमा और कैंसर। ठीक है, रीसेंट ट्रॉमा और कैंसर को इंडिकेट करता है। नरजिस बेटे अब क्लियर है? उसके बाद कहता है एसिमेट्री इन फ्रंट ऑफ द ईयर लूप अकर्स विद द पैरोटिड ग्लैंड एंड एनलार्जमेंट फ्रॉम एब्सेस और ट्यूमर। ठीक है, हमेशा से क्या होता है कि जब भी आपकी किसी किस्म का कोई ट्यूमर होता है, कोई एब्सेस होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक अलग से मैस ऊपर उभरा हुआ होता है। तो वो ये शो करता है कि कोई अलग से चीज़ मौजूद है जो कि वहाँ पे आपके एसिमेट्रिकल आपका कंट्यूर शो करती है। अनयूजुअल और एसिमेट्रिकल ओरोफेशियल मूवमेंट मे बी फ्रॉम एन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। और अनयूजुअल और एसिमेट्रिक सी जो ओरोफेशियल मूवमेंट होती है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को रेज करती है। जैसे कि ओल्डर क्लाइंट में कहता है फेशियल रिंकल्स आर प्रोमिनेंट बिकॉज सब कट फैट डिक्रीज विद एज। जैसे जैसे आपने देखा होगा अपने घर में दादा दादी, नाना नानी को, कि उनकी सब कट फैट जो होती है वो ऊपर से डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विद एडवांस इन एज वो क्या होती है, आपकी जो फैट है उसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इन एडिशन द लोअर फेस में श्रिंक एंड द माउथ में बी ड्रॉन इनवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ द मैंडिबुलर बोन। और अक्सर आपने देखा होगा जो बूढ़ी अम्मा जी होती हैं,
ठीक है, या बूढ़े बाबा जी जो होते हैं उनमें अक्सर जो उनकी मैंडिबल होती है, मैंडिबुलर बोन, नीचे वाली जो चिन होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। खाते हुए भी कभी कभी उनको आप देखें तो वो उनकी जो चिन है जो है वो इनवर्ड चली जाती है, तो वो यही कह रहा है कि रिजॉर्प्शन हो जाती है मैंडिबुलर बोन की। ठीक है, ऑल्सो एन एज रिलेटेड प्रोसेस, और दैट इज नेचुरल बट एन एज रिलेटेड प्रोसेस, ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। उसके बाद कहते हैं पल्पेट दी टेम्पोरल आर्टरी विच इज लोकेटेड बिटवीन द टॉप ऑफ द ईयर एंड आई। ठीक है, द टेम्पोरल आर्टरी इज इलास्टिक एंड नॉट टेंडर। टेम्पोरल आर्टरी जो होती है वो इलास्टिक होती है और टेंडर नहीं होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्सेशन ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी में बी डिक्रीज इन द ओल्डर क्लाइंट, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है पल्सेशन की टेम्पोरल आर्टरी की वो ओल्डर क्लाइंट्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाती है। टेम्पोरल आर्टरी इज हार्ड, थिक एंड टेंडर विद इन्फ्लेमेशन एज सीन विद टेम्पोरल आर्थराइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी दैट may लीड टू ब्लाइंडनेस। अगर आप टेम्पोरल रीजन देखें तो आपको पता चलेगा कि टेम्पोरल रीजन होता कौन सा। टेम्पोरल रीजन ये आपके कानों के पास का रीजन होता है। अगर इधर की कोई आर्टरी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, अगर इधर की कोई आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमेशा से जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ पेशेंट जाता है। पल्पेट दी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, उसके बाद कहता है कि आपने टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, अक्सर खाना खाते हुए जब आप खाना चबा रहे होते हैं, च्यू कर रहे होते हैं, तो कान के पीछे अगर आप हाथ रखें, ठीक है, तो आपको जो है वो वहाँ पे बोन हिलती हुई महसूस होगी। आज खाना खाते हुए ज़रा फिंगर रख के देखिएगा, वो जॉइंट जो होता है वो आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं, उसको टीएमजी भी बोलते हैं। To assess the temporomandibular joint, place your index finger over the front of each ear as you ask the client to open her mouth। ठीक है, और आपने पेशेंट को कहना है कि अपना माउथ खोले। तो अगर नॉर्मली देर इज़ नो वॉइस, स्वेलिंग, टेंडरनेस और क्रेपिटेशन विद मूवमेंट, और इस तरह से मुंह ओपन करने से किसी किस्म की कोई स्वेलिंग, क्रेपिटेशंस, अगर तो टेंडरनेस वगैरह नहीं सुनाई देती, ठीक है, तो माउथ ओपन एंड क्लोजेस फुल 3 to 6 सेंटीमीटर बिटवीन अपर एंड लोअर टीथ, यानी कि इतना खोलना है कि अपर और लोअर टीथ का फासला 3 to 6 सेंटीमीटर हो। लोअर जा मूव लेटरली 1 to 2 सेंटीमीटर इन ईच डायरेक्शन, और जो आपका लोअर जा है उसको 1 to 2 सेंटीमीटर लेटरली यानी तराफ में आपने घुमाना है। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और क्रेपिटेशन भी इंडिकेट टीएमजी सिंड्रोम। अगर तो वो इस तरह से नहीं कर पा रहा, उसकी लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, क्रेपिटेशन आ जाती है, तो वो ये शो करती है कि उस पेशेंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम। ठीक है, आगे आ जाता है वन साइडेड फेशियल पैरालिसिस। ये आप देख सकते हैं इसमें कि एक साइड का फेशियल पैरालिसिस कैसे हुआ है। ये इस पेशेंट को देखें, इसका ये राइट साइड है। ये इस तरह से आपने टीएमजी की असेसमेंट करनी है। इसको गौर से देख लें आप ज़रा कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की असेसमेंट आपने कैसे करनी है। तो बिल्कुल आपने इस तरह से करनी है। आगे आ जाता है नेक। Inspect the neck. Observe the client's slightly extended neck for position symmetry and lumps or masses. Shine a light from the side of the neck across to highlight any swelling। ठीक है, किसी भी किस्म की swelling को देखने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए आप लोग ये चेक करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ द नेक स्ट्रक्चर। उसके बाद आप नेक के स्ट्रक्चर की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। आस्क द क्लाइंट टू स्वेलो ए स्मॉल सिप ऑफ वाटर। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज एंड थायराइड ग्लैंड। आपने क्लाइंट को कहना है कि आप एक सिप वाटर का लें, इससे आप उसकी मूवमेंट देख लेंगे, थायराइड कार्टिलेज की भी और थायराइड ग्लैंड की भी। उसके बाद नेक इज सिमेट्रिक विद हेड सेंटर्ड एंड विदाउट बल्जिंग मैसेस। उसके बाद नेक जो होती है वो सिमेट्रिक हो जाती है, विद हेड सेंटर्ड, हेड आपका बिल्कुल दरमियान में, एंड विदाउट बल्जिंग मैसेस, और कोई किसी किस्म का कोई बल्जिंग मैस नहीं होता। द थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज एंड द थायराइड ग्लैंड मूव अपवर्ड सिमेट्रिकली एज द क्लाइंट स्वेल्स। और आपका जो थायराइड कार्टिलेज होता है और क्रीकॉइड कार्टिलेज जो होता है वो मूव करता है अपवर्ड सिमेट्रिकली जैसे ही क्लाइंट स्वेल्व करता है। Swelling in large masses or nodule may indicate an enlarged thyroid gland.
इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स और ट्यूमर। ज़ाहिर सी बात है अगर किसी किस्म की स्वेलिंग होगी, इनलार्जमेंट होगी, कोई मैस मौजूद होगा, कोई नोड्यूल होगा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो यही इंडिकेट करेगा ना कि थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन है, लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन है, कोई ट्यूमर है। एसिमेट्रिक मूवमेंट्स और जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कंसीडर्ड एबनॉर्मल। और एसिमेट्रिक मूवमेंट की अगर बात की जाए, ये जनरलाइज्ड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड की बात की जाए, तो वो भी आपके पास एबनॉर्मेलिटी नहीं कंसीडर होता है। इंस्पेक्ट द सर्वाइकल वर्टिब्रा। उसके बाद आपने सर्वाइकल वर्टिब्रा को इंस्पेक्ट करना है। आस्क द क्लाइंट टू फ्लेक्स द नेक चिन टू चेस्ट। अब आपने क्या करना है कि क्लाइंट को करना है कि आप अपनी चिन को फ्लेक्स करें, ठीक है, चेस्ट की तरफ। ईयर टू शोल्डर, ट्विस्ट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कहना है इंस्पेक्ट रेंज ऑफ मोशन। अगर ऊपर देखें सर्वाइकल वर्टिब्रा की, तो सर्वाइकल 7 यानी वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इज यूजुअली विजिबल एंड पैल्पेबल। वो कहता है वो यूजुअली विजिबल होगा और पैल्पेबल होगा। प्रोमिनेंस और स्वेलिंग अदर देन C7 वर्टिब्री में बी एबनॉर्मल। और प्रोमिनेंस और स्वेलिंग अगर होगी अदर देन C7 वर्टिब्री, तो वो में भी एबनॉर्मल हो सकती है। उसके बाद आपने रेंज ऑफ मोशन की बात करनी है। क्लाइंट को कहना है कि वो अपना हेड टर्न करे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, chin to shoulder, touch ear to the shoulder, touch chin to the chest, ठीक है, चिन को चेस्ट के साथ टच करवाना है। लिफ्ट द चिन टू सीलिंग। नॉर्मली नेक मूवमेंट, मतलब ये सारी की सारी को इंस्पेक्ट कर रहा है नेक की मूवमेंट, नेक मसल्स को, सर्वाइकल मसल्स को टेस्ट करने के लिए। नॉर्मली, हाँ जी बिल्कुल, ये ट्यूमर टिश्यू डैमेज की वजह से हो जाता है। नॉर्मली नेक मूवमेंट शुड बी स्मूथ एंड कंट्रोल विद 45 डिग्री फ्लेक्शन। अब अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो नेक की फ्लेक्शन होती है वो 45 डिग्री के ऊपर हो जाती है, 55 डिग्री पे एक्सटेंशन होती है और 40 डिग्री के ऊपर लेटरल अबडक्शन होती है। अडक्शन और अबडक्शन का तो कॉन्सेप्ट आपको है ना, जब आप बॉडी के साथ अपनी पूरी लिम्स को लगा लेते हैं तो वो ऐड कर लेते हैं, आप अडक्शन होती है। और जब आप अपने लिम्स को अवे फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी कर लेते हैं तो वो अबडक्शन हो जाती है। एंड 70 डिग्री रोटेशन, ठीक है, ये वो एंगल्स हैं जिसके ऊपर उसने बताया कि किस एंगल पे फ्लेक्शन होनी है नेक की, किस पे रोटेशन होनी है, किस पे अबडक्शन होनी है, किस पे रोटेशन होनी है और किस पे अडक्शन होनी है। मसल स्पैम्स, अगर तो मसल स्पैज्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है या सर्वाइकल आर्थराइटिस हो जाता है, तो वो में कॉज स्टिफनेस, वो स्टिफनेस कॉज कर सकता है, रिजिडिटी कॉज कर सकता है एंड लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द नेक विच में इफेक्ट डेली फंक्शनिंग, ठीक है, जो आपकी डेली फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। आगे है कि नेक और की आपने पेल्पेशन कैसे करनी है। वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, इंडेक्स और मिडल फिंगर से पेल्पेट द ट्रेकिया, प्लेस योर फिंगर इन दी स्टर्नल नॉच, स्टर्नल नॉच के ऊपर रखना है। फील ईच साइड ऑफ द नॉच एंड पेल्पेट दी ट्रेकियल रिंग्स, ठीक है, आपने हर नॉच के ऊपर उसको रखना है और ट्रेकियल रिंग्स को पेल्पेट करना है। फर्स्ट अपर रिंग अबव द स्मूथ ट्रेकियल रिंग इज क्रीकॉइड, ठीक है, जो बिल्कुल इसके ऊपर होगा, अपर रिंग के ऊपर होगा वो ट्रेकियल रिंग, वो क्रीकॉइड कार्टिलेज होगा। ट्रेकिया इज इन मिड लाइन, ट्रेकिया जो है वो मिड लाइन में होगी। पल्पेट द थायराइड ग्लैंड, लोकेट की लैंडमार्क विद योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब, लैंडमार्क्स आर पोजिशन मिड लाइन। अब कहता है दैट ट्रेकिया में बी पुल्ड टू वन साइड इन केस ऑफ ए ट्यूमर, थायराइड ग्लैंड enlargement, aortic aneurysm, pneumothorax, एटिलो atelectasis or fibrosis. Landmarks deviate from midline or are obscured because of masses or abnormal growth, ठीक है, abnormal growth की वजह से obscure हो जाता है। आगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ट बोन, आर्क शेप, यानी ये जैसे आर्क बनी होती है ना, आर्क शेप बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद एनी अदर बोन, जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, ठीक है। लोकेटेड हाई इन इंटीरियर नेक, और इंटीरियर नेक से मुराद क्या है, यानी कि ऊपर वाली जो गर्दन है आपकी, ऊपर वाला गर्दन का जो पार्ट है मेन, इंटीरियर नेक के ऊपर ये लोकेटेड होती है। उसके बाद थायराइड कार्टिलेज अगर देखें तो अंडर द हार्ट बोन द एरिया दैट वाइडन्स द टॉप ऑफ द ट्रेकिया। थायराइड कार्टिलेज, ऑब्वियसली बात है कि जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर कार्टिलेज होगी वो थायराइड कार्टिलेज कहलाएगी। आल्सो नोन एज द एडम्स एप्पल, उसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। उसके बाद क्रीकॉइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड ये आपने एज इट इज़ याद करनी है, थायराइड कार्टिलेज, क्रीकॉइड कार्टिलेज, हाइड बोन। क्रीकॉइड कार्टिलेज स्मॉलर अपर ट्रेकियल रिंग अंडर द थायराइड कार्टिलेज। अब थायराइड कार्टिलेज के नीचे जो होती है वो क्रीकॉइड कार्टिलेज होती है।
और ये स्मॉलर अपर ट्रेकियल रिंग होता है, ठीक है। लेकिन जो थायराइड कार्टिलेज है उसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और ये वाइडन होती है एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया की टॉप के ऊपर, लेकिन ये ट्रेकिया के नीचे होती है, अपर ट्रेकियल रिंग के ऊपर, और स्मॉलर होती है। ये देखें, पल्पेट द ट्रेकिया। ये इस तरह से आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो पेशेंट के इधर शोल्डर के ऊपर रखना है, और अपने राइट हैंड से जो है वो यहाँ पे आपने थायराइड कार्टिलेज के पास जो है वो ट्रेकिया को पल्पेट करना है अपनी मिडल फिंगर के साथ, इन दिस वे, ठीक है। सब लोग देख रहे हैं इस इमेज को कि हाउ टू पल्पेट। पता चल गया हाउ टू पल्पेट। ये देखें, डिफ्यूज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड की जब डिफ्यूज इनलार्जमेंट हो जाती है, ये देखें, ये थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटीज दिखाई हुई हैं। अब इंस्पेक्ट द नेक, ठीक है। नेक डिस्क्लोजेज इंटरनल स्ट्रक्चर्स मूव, राइज एंड फॉल। ये इसका हमने राइज एंड फॉल करना है, ठीक है। ये स्लाइटली एक्सटेंड नेक, डी, ये स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक है, ये सबसे ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद ये, और उसके बाद ये आपको नॉर्मेलिटी की तरफ दिखाई देगा। टू पैल्पेट द थायराइड यूज द पोस्टीरियर अप्रोच, आपने पोस्टीरियर अप्रोच यूज़ करनी है। स्टैंड बिहाइंड द क्लाइंट एंड आस्क हर हिम टू लोअर द चिन टू दी चेस्ट एंड टेन द नेक स्लाइटली टू द राइट, यानी कि आपने उसको कहना है कि गर्दन नीचे करो, उसके बाद फिर आपने उसे कहना है कि ऊपर करो, यानी सर नीचे करो, अपनी चिन को चेस्ट के साथ टच करो, उसके बाद फिर चिन को आप अपलिफ्ट कर दो। दिस विल रिलैक्स द क्लाइंट नेक मसल, इस तरह से उसके नेक के मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। देन प्लेस योर थंब ऑन द नैप ऑफ द क्लाइंट्स नेक विद योर other finger on either side of the trachea below the cricoid cartilage. Use your left finger to push the trachea to the right, then use your right finger to feel deeply in front of the sternocleidomastoid muscles. बिल्कुल जब आप लैब में आएंगे तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये देखें, यहाँ आपने डीपली इसको पल्पेट करना है, और ट्रेकिया को करना है पल्पेट, और डीप जाके करना है, और आपने इसको जो है वो राइट साइड पे मूव करवा देना है, और फिर राइट साइड से आपने लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है। उसके बाद नॉर्मल फाइंडिंग्स में अगर आप देखें तो अनलेस द क्लाइंट इज एक्सट्रीमली थिन विद अ लॉन्ग नेक द थायराइड ग्लैंड यूजुअली नॉट पल्पेबल, थायराइड ग्लैंड जो है वो यूजुअली पल्पेबल नहीं होता, ठीक है। ये मतलब आमतौर पे ये पल्पेबल नहीं होता। हाउएवर द isthmus मे बी पल्पेटेड इन मिड लाइन, लेकिन एस्थमस जो होता है आपका वो मे बी पल्पेटेड होता है मिड लाइन के अंदर। इफ थायराइड कैन बी पल्पेटेड द लूब्स और स्मूथ फर्म एंड नॉन टेंडर, और अगर थायराइड जो है वो पल्पेटेड होते हैं तो लूब्स जो होते हैं उसके स्मूथ हो जाते हैं, फर्म हो जाते हैं, और नॉन टेंडर हो जाते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में अगर देखा जाए इन केस ऑफ डिफ्यूज इनलार्जमेंट सच एज हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिजीज और एन एपिडेमिक गोइटर। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ग्रेव डिजीज हो सकता है, एंडेमिक गोइटर हो सकता है। थायराइड ग्लैंड में भी पल्पेटेड, थायराइड ग्लैंड को हम वो में भी पल्पेटेड हो सकता है। एन इनलार्ज टेंडर ग्लैंड में रिजल्ट फ्रॉम थायरोडाइटिस, ठीक है। और एक इनलार्ज जो टेंडर आपका होता है वो किस में इसमें होता है, रिजल्ट फ्रॉम थायरोडाइटिस, थायरोडाइटिस के केस में होता है। मल्टीपल नोड्यूल ऑफ द थायराइड। वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
जो है वो ज़्यादातर जो होती हैं वो आपकी ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर ही देखी जा सकती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा उतना ज़्यादा आप कह लें कि एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, क्योंकि जो आपका ये थायरॉयड ग्लैंड होता है, थायरॉयड ग्लैंड का मेन फंक्शन ही यही होता है कि वो सारी की सारी बॉडी जो है आपकी उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दूसरे जो प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करना होता है। अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉर्मली वो एक्ट नहीं करेगा या नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू दिस रीज़न। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने उसको साथ साथ मॉनिटर करना है। ये देखें, पल्पेट द थायराइड। हाउ टू पल्पेट द थायराइड यू कैन सी इन दिस इमेज। आप इस इमेज में देख सकते हैं प्लीज़। कौन सा? उस पे भी नहीं आ रहा, फिर मैं उसके इधर आ गई। हाँ, उसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा। ओके क्लास, सब लोग अटेंडेंस दे दें मुझे। इसको आपने थायराइड को पल्पेशन का पता चल गया। ऑस्कल्टेशन हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। अभी आपने पल्पेशन और इंस्पेक्शन पे कंसंट्रेट करना है। नेक की मूवमेंट, एबनॉर्मेलिटीज़, इन सब के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है।